एक समय की बात है। एक गांव में दीपक नाम का एक आदमी अपनी गर्भवती पत्नी शालू और अपनी 4 बेटियों के साथ रहता था। दीपक एक शराबी आदमी था जो हमेशा शराब के नशे में धुत रहता था। वो कोई भी काम नहीं करता, सिर्फ अपनी पत्नी के पैसों को चुरा के शराब पिया करता था। शालू एक गांव के कारखाने में काम किया करती थी। जैसे तैसे वो अपनी 4 बेटियों को 2 वक्त की रोटी दिया करती। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। मार्च का महीना आ जाता है और होली आने वाली होती है। दूसरी तरफ जैसे तैसे शालू होली के त्योहार के लिए पैसे जोड़ती है। मम्मी पिछले साल तो हमने होली में दाल चावल ही खाया था, क्या इस बार हम लोग गुजिया खा पाएंगे? बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम लोगों की होली अच्छे से मना पाऊं। मेरे बच्चे बेचारे सबको होली खेलते हुए देखते हैं, लेकिन एक मैं ही हूँ जो अपने बच्चों की फरमाइश पूरी नहीं कर पाती हूँ। कोई बात नहीं माँ, आप निराश मत होइए। हमें पता है आप जैसे तैसे करके हम लोगों को 2 वक्त की रोटी दे पाती हो। हमारे लिए इतना ही काफी है। रात का समय हो जाता है। दीपक नशे की हालत में घर पर आता है, जिसे देखकर काम्या, सुनीता, रीना और मीना डर जाती है। तभी दीपक काम्या से पूछता है, ओ काम्या, तेरी माँ कहाँ है? बोल उसे मेरे लिए खाना लेकर आए। पिताजी, वो तो माँ अभी घर पर नहीं है। क्या? रात होने को आई है लेकिन तेरी माँ अभी तक घर नहीं आई? जरूर किसी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही होगी। आने दे उसे, आज मैं उसकी सारी आशिकी निकाल दूंगा। यहाँ पति घर पर आया है और इसको देखो बाहर गुलछर्रे उड़ा रही है गैर मर्दों के साथ। दीपक ऐसा बोल ही रहा होता है, तभी पीछे से शालू आ जाती है। तभी दीपक शालू को देखकर गुस्से में आ जाता है और उससे बोलता है, आ गई तू? शर्म नहीं आती तुझे? यहाँ घर पर मर्द होने के बावजूद भी तू गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाती है। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? कैसी बातें कर रहे हैं बच्चों के सामने? अच्छा, मेरा दिमाग खराब हो गया है? बदतमीज तो तू खुद है, ऊपर से मुझे बोल रही है। पहले तो मुझे ये बता, इतनी रात गई तो किस मर्द के साथ थी? मैं काम पर गई हुई थी, तुम्हें पता नहीं है क्या? सब पता है मुझे, काम तो तेरे बहाने हैं बाहर घूमने के। अच्छा, तुम तो 1 रुपए कमाते नहीं हो, ऊपर से मैं कमाती हूँ तो मुझ पर लाछन लगा रहे हो। त्योहार आने वाले हैं, तुम तो खुद कुछ करते नहीं हो। मेरे बच्चे बेचारे हर त्योहार में दूसरों का मुंह देखते रह जाते हैं। इस बार मैं अपने बच्चों को किसी का मुंह नहीं देखने दूंगी, बल्कि खुद बहुत सारे पकवान बनाऊंगी और उन्हें अच्छे से होली पर खेलने दूंगी। ये सब बातें सुनकर दीपक को गुस्सा आ जाता है और वो शालू को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। शालू फूट फूट कर रोने लग जाती है, जिसके बाद दीपक जाकर सो जाता है। तभी चारों बच्चियां डरी और सहमी अपनी माँ के पास आती हैं और उन्हें चुप कराने लगती हैं। माँ, आप चुप हो जाइए, रोइए मत। पिताजी तो हमेशा आप पर हाथ उठाते रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग बड़े हो जाएंगे ना तो हम पिता के साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते। वो तुम्हारे पिता है, हमें हमेशा उनके साथ रहना है। वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जब से शराब पीना शुरू किया है तब से वो ऐसे हो गए हैं। शालू अपने पति की हमेशा तारीफ किया करती और वो कभी भी अपने बच्चों के सामने अपने पति का अनादर नहीं करती थी। ऐसे ही अगले दिन सुबह सुबह शालू को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुन उसके चारों बच्चे उठ जाते हैं, लेकिन उसका पति हिलता भी नहीं है। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कोई मुझे हॉस्पिटल ले चलो। शालू दर्द के मारे जमीन में लेट जाती है और दर्द से कराहती रहती है। तभी उसकी चारों बच्चे उसके पास आकर बैठ जाती है। तभी छोटी बेटी बोलती है, माँ आप उठकर खड़ी हो जाइए, हम आपको अस्पताल लेकर चलते हैं। शालू को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, इसीलिए वो अपनी बेटी की बातों का जवाब नहीं देती और दर्द के मारे कराहती रहती है। लेकिन आखिरकार उसके बच्चे करते भी क्या, वो खुद भी छोटे थे और वो अपनी माँ को उठाकर भी नहीं लेकर जा सकते थे, इसीलिए वो भी अपनी माँ के पास बैठकर रोने लगते हैं। तभी थोड़ी देर में ही शालू एक बच्चे को जन्म दे देती है और खुद हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली जाती है। दूसरी ओर उसका नवजात बच्चा जोर जोर से रो रहा होता है। तभी मीना घर में रखा दूध उस बच्चे को पिलाती है। जैसे तैसे उस बच्चे का रोना बंद होता है। काम्या अपनी माँ की मौत की खबर अपने पिता को बताने के लिए उठाने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ दीपक नहीं उठता है। काम्या को पता लग जाता है उसके पिता भी अब उन्हें छोड़कर जा चुके हैं, जिसके बाद चारों बहनें रोने लगती है। वो चारों जैसे तैसे अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर देती है। चारों बहनें घर में उस नवजात बच्चे के साथ उदास बैठी होती है। तभी वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। ये सब कुछ देखकर काम्या बोलती है, सुनीता, रीना और मीना, हमें अब हिम्मत से काम लेना होगा। अब हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। माँ ने थोड़े बहुत पैसे जोड़ के रखे हैं, हमें उन पैसों से पहले इस बच्चे के लिए दूध लाना होगा। काम्या के ऐसा बोलने पर चारों बहनें मिलकर पैसे ढूंढती है। तभी रीना को एक चावल के डब्बे में पैसे मिल जाते हैं, जिसके बाद रीना बच्चे के लिए दूध ले आती है और उसे दूध पिला देती है। इसके बाद रीना बोलती है, दीदी 2 दिन बाद होली का त्योहार है, हमारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, क्यों ना हम इनसे रंग और पिचकारी खरीदे और उन्हें बाजार में बेचे।
इससे हमारे थोड़े बहुत पैसे बन जाएंगे और फिर हम अच्छे से होली भी मना पाएंगे। हाँ बहन तू सही कह रही है, चल हम जल्दी से बाजार से होली का सामान ले आते हैं। और हाँ मीना और सुनीता तुम मुन्नी का ख्याल रखना और उसे अकेला मत छोड़ना, हम दोनों अभी आते हैं। ऐसा बोलकर काम्या रीना के साथ होली का सामान लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों बहनें बहुत सारे रंग और कुछ पिचकारी और रंग बिरंगे गुब्बारे ले आती है। ये सब देखकर मीना बोलती है, अब देखना दीदी हम लोगों की सारी पिचकारी और रंग अच्छी कीमत में बिक जाएंगे, फिर हम अच्छे से होली मनाएंगे। हाँ काश ऐसा ही हो, वैसे अभी मैं देख कर आ रही हूँ बाजार में सभी लोग बड़ी बड़ी दुकानों से सामान खरीद रहे हैं, पता नहीं कोई हमसे भी सामान खरीदेगा या नहीं। दीदी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, माँ हमें ऊपर से देख रही होंगी, वो भी चाहती है कि हम लोग खुश रहे, इसीलिए आप बिल्कुल चिंता मत करो, हमारा सारा सामान बिक जाएगा और फिर हम अच्छे से होली मनाएंगे, गुजिया बनाएंगे, पापड़ तलेंगे और होली भी खेलेंगे। काम्या और रीना सामान लेकर बाजार में चली जाती है और फुटपाथ पर ही अपना सामान रखकर बेचने लगती है। दूसरी तरफ सुनीता और मीना घर पर रहकर मुन्नी का ख्याल रखती है। ऐसे ही शाम हो जाती है, लेकिन काम्या और रीना का एक भी सामान नहीं बिकता। सभी ग्राहक पास की बड़ी बड़ी दुकानों के पास जाकर सामान खरीदते हैं। तभी अचानक एक बच्चा अपनी माँ से बोलता है, मम्मी मम्मी मुझे वो वाली पिचकारी दिला दो ना। बेटा रुक जाओ, मैं सामने वाली बड़ी दुकान से तुम्हें वो दिलवा दूंगी। आंटी जी खरीद लीजिए ना, हमारी भी कुछ कमाई हो जाएगी। मुझे सारा दिन हो गया यहाँ बैठे बैठे, लेकिन हमारा कोई भी सामान नहीं बिका। देखिए ना मेरे पास कितने सारे रंग है और ये पिचकारी तो भैया को पसंद भी आ गई है, आप खरीद लीजिए ना। ऐसा बोलकर काम्या मायूस हो जाती है। वहीं उस औरत का नाम शांति था। उसे काम्या के ऊपर दया आ जाती है और वो बोलती है, अच्छा लाओ दिखाओ अपनी पिचकारी, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम काम्या है और ये मेरी बहन रीना है। ये लो आंटी देखिए ये पिचकारी। शांति काम्या से पिचकारी ले लेती है और थोड़े रंग भी और उनकी सही कीमत देखकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन काम्या और रीना के लिए इतने पैसे काफी नहीं थे, क्योंकि उन्हें मुन्नी का दूध का खर्चा और आने वाले खर्चे भी देखने थे। इसके बाद काम्या और रीना आवाज लगा लगा कर सामान बेचते हैं, लेकिन कोई सामान नहीं लेता। रात होने से पहले ही काम्या और रीना घर चले जाते हैं। जब वे दोनों घर पहुँचते हैं तो काम्या देखती है सुनीता और मीना दोनों मुन्नी के पास बैठ रो रहे होते हैं। तभी काम्या भागकर जाती है और सुनीता से पूछती है, क्या हुआ सुनीता, तुम रो क्यों रही हो? दीदी अचानक मुन्नी की तबीयत खराब हो गई है, उसका पूरा शरीर गर्म हो गया है, मुझे लगता है मुन्नी को बुखार है। क्या मुन्नी को बुखार है? फिर तो हमें मुन्नी को डॉक्टर के पास लेकर चलना चाहिए। काम्या मुन्नी को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है, जहाँ पर उसके सारे कमाए हुए पैसे वो डॉक्टर को दे देती है। मुन्नी की तबीयत खराब है, मैंने अभी तो दवाई दे दी है, लेकिन तुम्हें मुन्नी को खिचड़ी खिलानी होगी और उसका ध्यान रखना होगा। कल तुम फिर से मुन्नी को मेरे पास लेकर आना। डॉक्टर की ऐसी बातें सुन काम्या सोच में पड़ जाती है। कल भी मुन्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, जितने पैसे थे मैंने डॉक्टर को दे दिए। मुन्नी के दूध और खाने का खर्चा भी देखना है। मैं कल भी होली का सामान बेचूंगी, तभी मेरे पास और पैसे आएंगे। सभी लोग होली पर अपने अपने परिवार के साथ मौज मस्ती कर रहे होते हैं, तो वहीं काम्या अपनी बहन रीना के साथ फुटपाथ पर रंग और पिचकारियां बेचने के लिए बैठी होती है। कभी कुछ आवारा और बदमाश लड़के वहाँ से गुजर रहे होते हैं। काम्या और रीना को देखकर वो लोग जोर जोर से सीटियां और तालियां बजाते हैं। काम्या और रीना को ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो दोनों कुछ कर भी नहीं सकती थी। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी से शांति बाहर निकलती है। शांति काम्या और रीना के पास जाती है और बोलती है, काम्या आज तो होली है, तुम अभी भी यहाँ बैठी हो, चलो उठो और घर जाओ। नहीं आंटी, मैं घर नहीं जा सकती हूँ, मुझे ये सब कुछ बेचना है। पागल हो गई हो क्या तुम दोनों? देख नहीं रही हो क्या, वो तुम दोनों को कब से घूर रहे हैं और सीटियां मार रहे हैं। यहाँ पर तुम्हारा दोनों का रहना खतरे से खाली नहीं है, सारा बाजार बंद है। तुम दोनों भी घर जाओ, जिसे जो खरीदना था खरीद चुका है, अब कोई कुछ नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर ये सामान नहीं बिका तो मुन्नी का क्या होगा? मैं मुन्नी की दवाई कैसे कराऊंगी? इतना कहकर काम्या और रीना जोर जोर से रोती है। काम्या और रीना को जोर जोर से रोता देख शांति को बुरा लगता है। वो दोनों बच्चों को प्यार से गले लगा लेती है, जिसके बाद दोनों बच्चे शांति को सब कुछ बताते हैं। उन दोनों बच्चों की बातें सुनकर शांति की आंखें नम हो जाती है। वो काम्या और रीना की मदद की सोचती है और बोलती है, काम्या और रीना तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा सारा सामान खरीद लूंगी। सचमुच आंटी, आप सारा सामान खरीद लेंगी? हाँ, मैं सारा सामान खरीद लूंगी, क्योंकि मैं एक अनाथ आश्रम चलाती हूँ, तो ये सारा सामान मेरे अनाथ आश्रम के बच्चों के काम आ जाएगा। अच्छा, ये सारा सामान तुम मेरी गाड़ी में रख दो और बताओ कितने पैसे हुए। काम्या और रीना दोनों मिलकर शांति की गाड़ी में सारा सामान रखते हैं, जिसके बाद शांति उन्हें पैसे दे देती है और बोलती है, चलो बच्चों, अब तो मुझे अपने घर ले चलो। लेकिन आंटी जी क्यों? क्योंकि तुम्हारे मुन्नी की तबीयत खराब है ना, उसे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाना है क्या?
शांति की बात सुन काम्या और रीना के चेहरे पर मुस्कान आती है, जिसके बाद काम्या और रीना शांति को अपने घर लेकर जाती है, जहाँ पर मुन्नी को दोनों बहनें गोद में लिए हुए बैठी थी। शांति मुन्नी को गोद में उठाती है, अस्पताल लेकर जाती है, जिसके बाद शांति मुन्नी का अच्छे से इलाज करवाती है। थोड़े दिनों में मुन्ना ठीक हो जाता है, जिसके बाद शांति, सुनीता, रीना और मीना काम्या संग मुन्नी को अपने अनाथ आश्रम में ही रख लेती है, जहाँ पर उनको खाने पीने की सुख सुविधाएं से लेकर कपड़े, स्कूली शिक्षा सब कुछ मिला करती थी। इस तरह उनका जीवन हंसी खुशी से चलने लगता है। उन 5 बच्चों को शांति का सहारा मिल जाता है और माँ समान शांति भी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।